इस वक्त जो दो टीमों का मैच था उनका ग्राफ बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर आप देखें, इस लेग की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ की थी, उसके बाद लगातार 3 मुकाबले हारे हैं। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस लेग की 2 हार के साथ शुरुआत की थी, लेकिन अब लगातार 2 मैच जीत गए हैं और अब बहुत ही अच्छी स्थिति में जा पहुंचे हैं जहां तक कि प्लेऑफ का सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट और विश्लेषण करने में हमारी मदद करेंगे संजय मांजरेकर। संजय, 7 विकेट से आरसीबी ये मैच जीतती है, 17 गेंदें भी बाकी थी, तो यानी रन रेट भी अच्छा खासा कर लिया होगा। अब मैं देख रहा हूं पॉइंट्स टेबल पर 14 पॉइंट हो गए 11 मैचेस में। अब थोड़ा गैप आ गया है टॉप 3 और थोड़ी बाकी टीमों में। क्या अब आरसीबी को हम सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के साथ शामिल कर सकते हैं उन टीमों में जिनका लगभग तय माना चाहिए जहां तक प्लेऑफ्स का सवाल है? कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी के जो बच्चे मैचेस भी अगर आप देखें तो ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। राजस्थान रॉयल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो लगता है कि उनका काम बन जाएगा। और आज जो रिजल्ट हमने देखा वो थोड़ा बहुत तय था, लेकिन अच्छा लगा कि फॉर अ चेंज आरसीबी को वो करने को मिल गया जो वो चाहते हैं, चेस। मुझे लगता है यूएई में एक बार भी उनको ऐसा मौका नहीं मिला कि वो चेस कर रहे किसी मैच में। और जब चेस करते हैं तो विराट कोहली फिर एक महान T20 बल्लेबाज का उनका जो रूप है वो हमको देखने को मिलता है। और अंत में मैक्सवेल ने शायद पंजाब किंग्स को दिखाया कि अगर रन बहुत कम हो तो भी इसी तरह खेलना चाहिए, चेस करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा मैच आरसीबी के लिए। आपने मैक्सवेल के बारे में चर्चा की, वही हमारे पहले पॉइंट्स है। यानी कि मैक्सवेल ने पलटा गेम, 50 रन बनाए 30 गेंदों में। पिछला सीजन था संजय एक, जहां एक 50 नहीं बन रहे थे, अब लगातार 2 अर्धशतक बना दिए। जो फॉर्म उन्होंने इंडिया लेग में दिखाया था वही जारी है। जी हाँ, इंडिया लेग में उन्होंने दिखाया था पोटेंशियल, क्योंकि एक 70 की पारी थी, उसमें 40 की। और क्या होता है कि मैक्सवेल के साथ एक दो पारियां भी याद रहती है, क्योंकि इतना उनका लंबा सफर रहा है बाकी फ्रेंचाइजेस के साथ। पंजाब किंग्स या किंग्स 11 पंजाब के लिए तो बहुत ही एक लंबा सीजन, मैच आफ्टर मैच उनको मौके दिए गए थे। दिल्ली ने भी उनको शायद खिलाया था, लेकिन रन ही नहीं बन रहे थे उनसे। और ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर भी आरसीबी ने उनको लिया, और यहाँ पर लगता है उनका मन थोड़ा सा बहल रहा है। शायद बैंगलोर सिटी में कोई जादू हो। लेकिन अगर मैक्सवेल फॉर्म में होते तो ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार वो प्रहार करते रहते हैं, अपने आउट होने के बारे में ज्यादा सोचते नहीं, नॉट आउट रहने के बारे में नहीं सोचते, और बहुत प्रेशर डालते हैं ऑपोजिशन बॉलर्स के ऊपर। आज जो मैच विनिंग पार्टनरशिप थी मैक्सवेल की हुई केएस भरत के साथ, और भरत के बारे में ही बात करेंगे। 44 रन बनाते हैं, उनकी भी अच्छी खासी पारी। मैं उनके नजरिए से सोच रहा हूँ संजय, आसान नहीं हो सकता, खासतौर पर इस बात को लेकर कि बाहर से काफी दबाव है। सब चर्चा करते हैं, अरे आपके पास मैक्सवेल है, आपके पास एबी डिविलियर्स है, ये लड़का क्यों पहले आ रहा है? इस सब दबाव के बावजूद ऐसा बल्लेबाजी प्रदर्शन। जी, और इसीलिए मैं मानता हूं कि जब प्लेयर्स प्लेयर्स जब खेलते हैं, और जब मैं प्लेयर था और जब आप प्लेयर होते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा बबल में रखना चाहिए कि बाहर क्या बातें हो रही वो सुनना नहीं चाहिए। हम बातें करते रहेंगे, लेकिन प्लेयर्स को सुनना नहीं चाहिए। और वो मेरी एक हमेशा एक टैक्टिक रहती थी कि अगर मैं खराब खेला हूं तो मुझे पता है कि पेपर में कुछ क्रिटिसिज्म होगा या हुआ, तो मैं कान बंद करता था। लेकिन मुझे लगता है भारत को भी पता होगा कि उनको नंबर 3 पे क्यों खिला रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो एबी डिविलियर्स से बेहतर या मैक्सवेल से बेहतर है। ये एक तरीका है थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ लाने का, क्योंकि फिर एकदम बैटिंग मानो खत्म हो जाती है 4 नंबर पे। उसके बाद फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो। और बहुत सारे बैटर्स उन्होंने ट्राई किया, सचिन बेबी को ट्राई किया, अजहरुद्दीन को ट्राई किया, पत्तीदार को ट्राई किया। तो शायद भारत की जो बैटिंग टेक्निक है वो नंबर 3 पे सूट हो रही है, थोड़ा सा एक डेप्थ आ जाता है। जैसे आर्टिफिशियल हील हम लोग डालते हैं जूते के अंदर थोड़ा ऊंचा दिखने को, उस तरह से आरसीबी ने ये किया है, थोड़ी सी बैटिंग में डेप्थ लाने को। और अच्छा प्रदर्शन वो कर रहे हैं। जहां तक राजस्थान का सवाल है, कई परेशानियां हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक परेशानी को यहाँ हाईलाइट करता हूं, वो है क्रिस मॉरिस का फॉर्म। इससे पहले जब भी आईपीएल खेलते थे वो गो टू बॉलर होते थे, चाहे डेथ में हो या पहले हो विकेट लेने के लिए। वो इस सीजन नजर नहीं आ रहा। क्या एक बड़ा कारण है कि राजस्थान रॉयल्स ऐसे टोटल्स डिफेंड नहीं कर पा रहा? देखिए, मॉरिस पे इमीडिएटली बहुत सारा स्पॉटलाइट गिर गया, क्योंकि जिस प्राइस पे उनको बाय किया गया, 16.5 करोड़ में उनको
बाय किया, तो उसके वजह से उन पे नजर ज्यादा पड़ रही है और एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, जो उनके लिए थोड़ा सा नाइंसाफी है उनके साथ। क्योंकि अगर आप लास्ट 4 आईपीएल देखें तो एक सीजन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और बाकी साधारण उनका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स को लगा कि ये हमारे गेम चेंजर होंगे और उन्होंने उनपे ये जिम्मेदारी डाली। और टू बी फेयर, जोफ्रा आर्चर भी होने वाले थे, बेन स्टोक्स भी होने वाले थे। तो ये ऐसे बॉलर है जो लीडर ऑफ द पैक नहीं बन सकते, जैसे बुमराह के, जो जिनके पास काबिलियत भी है और आत्मविश्वास भी है कि मैं लीडर हूं इस फास्ट बॉलिंग अटैक का। वो मॉरिस कभी रहे नहीं है आईपीएल में, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए और शायद उनका इसमें ज्यादा फॉल्ट नहीं। इस बीच अगर हम देखें तो पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप दूसरी तरफ भी बहुत अच्छी रही राजस्थान रॉयल्स की, लुइस और जायसवाल की। एक चीज जो देखने को आ रही है, और ये मैच के बारे में बात भी की गई थी, क्या आपको लगता है वो लुइस का विकेट टर्निंग पॉइंट था? विराट कोहली का ये मानना था मैच के बाद। जी हाँ, टर्निंग पॉइंट तब कहलाते हैं जब आउट होके बाद में जो आने वाले बल्लेबाज है अच्छा नहीं खेलते। लेकिन मैंने T20 क्रिकेट देखी है और जिससे मैं सीख रहा हूं, तो मैंने ये सीख पाई है कि जब रन बन रहे और जब मौका है, फॉर्म अच्छा है, आत्मविश्वास अच्छा है, बॉलर कमजोर है, तब रन बनाए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि बाद में क्या होगा। हो सकता है कि हर्षल पटेल जैसे बॉलर कोई हैट्रिक ले और फिर आप बिल्कुल जो मौका था पहले रन बनाने का, आपने वो गवा दिया। तो ये प्रॉब्लम होती है टीमों के साथ जिनके पास बल्लेबाज ऐसे हैं, 7 में से 5 बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म है उनके। तो फिर एविन लुइस को दोष देना या यशस्वी जायसवाल को दोष देना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। सैमसन को भी दोष नहीं देना चाहिए कि वो एक रिदम में खेल रहे थे, कि कोई हर्ज नहीं वो टाइम पे एम करना 180 200 के करीब। बाद में अगर इस तरह से स्लिप हो जाए टीम, तो फिर प्रॉब्लम, और ये दिक्कत होती है जब आप पहले बल्लेबाजी करते चलिए, हम अभी भी तलाश रहे हैं लेकिन दोष किसको देना चाहिए जिसकी वजह से राजस्थान हारा है। क्योंकि अगला पॉइंट हमारा ये है कि रॉयल्स अपना खेल खुद बिगाड़ रहे हैं, और हम यहाँ बात करें 100 for 1 रहते हैं 11वें ओवर में और फिर 149 बना पाते हैं 20 ओवर में, यानी कि सेकेंड हाफ उनका अच्छा नहीं गया। यहाँ पर 2 खिलाड़ी, फिर हम इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, रेयान पराग और तेवाटिया। मुझे कभी कभी मन करता है मैं इनका कॉन्ट्रैक्ट देखूं, जो है कहीं वहां क्लॉज तो नहीं है कि आप ड्रॉप नहीं कर सकते, कुछ ऐसा तो नहीं है? तेवतिया तो आप समझ सकते हैं। जो दूसरा नाम लिया है, मैंने आज डिसाइड किया कि उनके बारे में बोलूंगा ही नहीं कुछ, क्योंकि आज क्यों फिर ऐसा? से वही क्योंकि फिर क्या होता है कि वही वही बात आप करते हो और फिर उसके बाद एक बार मुझे याद है मैं इमरान खान के साथ शो कर रहा था और वो कह रहे थे कि यूनुस खान को नंबर 3 पे आना चाहिए और आ ही नहीं रहे थे वो। और फिर लगातार बात करते रहे और फिर नासिर हुसैन और हमने बोला कि इमरान में भी नाउ यू नीड टू मूव ऑन, ये बस हो गया अभी। तो जो है वो है, लेकिन वो तो रहने दीजिए, वो तो है गलती। लेकिन महिपाल नॉमरोर को आप लेफ्ट हैंडर है इसलिए लिविंगस्टन के पहले भेजते हो, और फिर तेवतिया को लेफ्ट हैंडर है इसलिए क्रिस मॉरिस के पहले भेजते हो। तो ये जो रणनीतियां है वो भी मेरे समझ के बाहर है। सिलेक्शन की तो बात ही ना करें। चलिए, इंटरेस्टिंग है आपने, क्योंकि लेफ्ट हैंडर वाली बात करी। मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूं। स्पिनर्स ने पलटा गेम। हम शाहबाज और चहल के बारे में बात करते हैं, यहां पर भी वो लेफ्ट हैंडर का आता है ना कि अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है तो आप लेग स्पिनर को मत लाओ, लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं लाओ। लेकिन दोनों को मैं यहां पर देख रहा हूं, चाहे वो शाहबाज हो या चहल, दोनों ने लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया अपनी पहली विकेट पर। जी हाँ, और लेफ्ट आर्म स्पिनर फिर भी हम समझ सकते हैं निखिल, क्योंकि एक रिस्क होता है। फिंगर स्पिनर है वो, कि अगर एक कोई अच्छा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो तो अगर चॉइस आपको होगी ईशान किशन, इन फॉर्म वाले ईशान किशन और पॉलार्ड के बीच लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन स्पिनर्स डाल रहे, तो आप सोच सकते हैं कि ईशान को भेजेंगे हम। लेकिन लॉमरो और लिविंगस्टन के पहले नहीं आ सकते, क्योंकि लिविंगस्टन पे आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो। ये आपके फॉरेन प्लेयर है, ये T20 के ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्लेयर, तो उनका भी मौका दीजिए। और क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या चहल गेंदबाजी करे, आप उनको भेज नहीं रहे। रिस्ट स्पिनर जब गेंदबाजी कर रहा हो तो ऐसे कभी सोचना नहीं चाहिए कि राइट हैंडर या लेफ्ट हैंडर बेहतर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर जब आप भेजते हो चहल के सामने, चहल ने कल T20 क्रिकेट शुरुआत नहीं की है, वो उनको लेग स्पिन डालने वाले है नहीं, तो विद द स्पिन का सवाल ही नहीं आता। और जिस तरह से लॉम्ब्रो आउट हुए आपने देखा, बिल्कुल कन्विक्शन नहीं थी शॉट में, यानी कोई बिलीफ नहीं था।
और हमने अक्सर जैसे संजय कह रहे हैं, जैसे लेफ्ट हैंडर आते हैं गूगली डालते हैं चहल। चहल के बारे में बात करते हैं। ये जो यूएई लेग है, वैसे तो हर सीजन उनके लिए शानदार रहा है, आप कभी भी रिकॉर्ड निकाल ले, लेकिन देख रहा हूँ 4 मैचेस खेले, 7 विकेट निकाले, इकोनॉमी भी शानदार है 5.5 का। जरूर उन लोगों को जो जिनको थोड़ा भी डाउट हुआ होगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका फॉर्म देखकर, वो सब दूर कर दिया होगा। जी हाँ। और लगता है कभी-कभी होता है ना कि वीरेंद्र सहवाग, मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, जब उनको ड्रॉप किया टेस्ट क्रिकेट से, और अभी भी जब हम उनके साथ बैठते हैं, तो अगर 1 घंटा बैठे तो वो बात आती है कि उनको कैसे उन्होंने ड्रॉप किया, और उनको वो बहुत बुरा लगा था, और उसके बाद उन्होंने जो क्रिकेट खेली है, वो आप सबको पता है। तो शायद ये चहल के लिए बेहतर होगा। पिचेस उनको सूट कर रहे हैं, चहल भी थोड़े से चार्ज्ड अप है। और उस दिन कार्लोस ब्रैथवेट एक अच्छा पॉइंट कर रहे थे कि जब आप चिन्नस्वामी पे खेल रहे हो और सब बाकी बॉलर्स को मार पड़ रही है, और आप फिर बीच में आके थोड़ा बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हो, इकोनॉमी ठीक ठाक रखते हो, तो फिर आप विकेट की खोज में ज्यादा नहीं होते या ज्यादा ट्राई नहीं करते, क्योंकि बाकी 10-11 रन दे रहे प्रति ओवर, और अगर आप 8-9 दे रहे तो फिर थोड़ा सा स्टैग्नेशन आता है या थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो। तो ये अच्छा होता है कभी कभी ऐसे, एक झटका बोलते हैं ना, जोर का झटका, हाँ, धीरे से धीरे से लगे। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और आप में से जो लोग भी बहुत तरस रहे हैं कि संजय मांजरेकर की राय क्या थी उस खिलाड़ी के बारे में जिसका नाम हम नहीं लेंगे, तो आपको एक सुझाव है, आप जाइए ESPN क्रिकइंफो की हिंदी वेबसाइट में पुराने वीडियोस को तलाशिए, वहां पे आपको उनकी राय सुनने को मिल जाएगी। फिलहाल आप देख रहे थे ESPN क्रिकइंफो T20 टाइम आउट।